हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं विकास आपका अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके एंड साइंस पर स्वागत करता हूं। आपका अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। धीरे धीरे हम जर्नल साइंस में एक एक कदम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और आज हम बायोलॉजी को कंप्लीट करेंगे, यानी कि आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करना आसान होता है, बट उस पर कंसिस्टेंसी बनाए रखना अपने आप में थोड़ा सा कठिन कार्य है। लेकिन अगर हम लगे रहें तो उम्मीद करता हूं कि 2025 में आप सभी गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे, उम्मीद करता हूं। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर चला हुआ है जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकी, और उसमें भी इस चैप्टर में जो टॉपिक आज हम करेंगे वो होगा आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड जब लास्ट क्लास में हमने देखा था तो मैंने आपको बताया था दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक तो होता है डीएनए और दूसरा बताया था आरएनए या राइबो न्यूक्लिक अम्ल या एसिड। अब अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले आरएनए अवेलेबल कहां होता है। तो आरएनए किसी भी कोशिका की अगर हम बात करें तो किसी भी कोशिका में मैंने आपको बताया था केंद्रक में भी उपस्थित होता है। दूसरा, जो राइबोसोम्स होते हैं उनके साथ भी चिपका हुआ होगा आरएनए। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होता है और प्लास्टिड यानी लवक में भी आरएनए पाया जाता है। इसी के साथ पॉइंट लिखते हैं कि आरएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि कोशिका में भरा हुआ द्रव होता है, इसके अलावा लवक यानी प्लास्टिड में पाया जाता है। अब अगर इसके अलावा हम बात करें कि आरएनए का काम क्या होता है, किसी भी कोशिका में या सेल में क्या कार्य करता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आरएनए, तो जो इसका मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसाइजेशन या प्रोटीन का निर्माण करना। बट इसके अलावा और भी बहुत से कार्य करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं आरएनए के कार्य के बारे में। हेडिंग डाली आरएनए के कार्य या फंक्शंस ऑफ आरएनए। अब अगर इसमें बात करें तो मेन फंक्शन मैंने बताया कि प्रोटीन सिंथेसाइजेशन या प्रोटीन का निर्माण करना है। इसके अलावा ये एंजाइम के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा ये अनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा ये उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। तो लिखिए कि आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण, सिंथेसाइजेशन करना है। लेकिन इसके अलावा अब और बाकी क्या काम करेगा कि इसके अलावा आरएनए
आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के जेनेटिक मटेरियल कोमा उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट कोमा एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। अब इनके रूप में काम तो कर रहा है, लेकिन जो आरएनए एंजाइम के रूप में काम करता है, तो वो जो आरएनए है उसे सिर्फ नॉर्मल आरएनए ना कहकर उसका दूसरा नाम दिया गया और उसे राइबोजाइम कहा गया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि एंजाइम के रूप में कार्य करने वाले आरएनए को राइबोजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग, या जो विकास का पद्धति क्रम था या जो विकास क्रम था डेवलपमेंट का, इवोल्यूशन का, उसमें पहले आरएनए का निर्माण हुआ या डीएनए का? कोशिश करिए आंसर करने की और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करिए आंसर करने की कि जब विकास यानी इवोल्यूशन हो रहा था उस समय पहले आरएनए का निर्माण हुआ या डीएनए का? तो पहले आरएनए का निर्माण हुआ, उसके बाद डीएनए का निर्माण होता है। होता क्या है कि चाहे कोई भी जीव हो, हम मनुष्य हो या और कोई जीव हो, वो सब स्टेबल होना चाहते हैं, इनकी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, स्थायित्व ग्रहण करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी होती क्या है कि अगर हम एग्जांपल लेके चलें कि आप सभी स्टूडेंट हो, अभी तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, तो आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी ले आओगे या एक स्थायित्व आ जाएगा कि आपके पास एक पर्टिकुलर इनकम सोर्स है जिससे आपको ज्यादा परेशानियां उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। सेम उसी प्रकार हर एक जीव अपने जीवन में स्टेबल होना चाहता है, एक स्थायित्व ग्रहण करना चाहता है। उसी प्रकार कोशिका में आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव था। जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, स्थायित्व आ जाता है, तो यह डीएनए में परिवर्तित हो जाता है या डीएनए का निर्माण करता है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट कि विकास क्रम के अनुसार पहले आरएनए का निर्माण हुआ तथा इसमें स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी आने के बाद डीएनए बना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक्चुअल में आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हेडिंग डालिए आरएनए की संरचना या स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसमें बात करें तो आरएनए का सबसे पहले रासायनिक स्ट्रक्चर या केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जिस प्रकार डीएनए का जो केमिकल स्ट्रक्चर था वो 3 भागों में बटा हुआ था, यहां भी 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से हैं? शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार
और फॉस्फेट समूह। अब नेम में हमें ये सारे सेम लग रहे हैं, लेकिन सेम नहीं है, डिफरेंस है इनमें। वो डिफरेंस क्या है? जो शर्करा होगी वो शर्करा होती है 5 कार्बन युक्त राइबोज शर्करा। डीएनए में कौन सी थी? 5 कार्बन युक्त डीऑक्सी राइबोज शर्करा थी, यानी कि उसमें दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी थी। यहां किसी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो C5H10O5, ये कहलाती है राइबोज शर्करा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें नाइट्रोजनी क्षार की, तो 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार थे। कौन कौन से? प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। अब इन दोनों में अगर बात करें तो इन दोनों में अलग अलग पार्ट्स थे, ये दोनों भी अलग अलग डिवाइडेड थे। कौन कौन से? इसमें था एडेनिन और दूसरा था ग्वानिन। पिरिमिडिन्स में एक था हमारा साइटोसिन और एक था डीएनए में थाइमिन, लेकिन यहां थाइमिन नहीं होकर यहां है यूरेसिल। यहां होगा यूरेसिल। तो सिर्फ यही डिफरेंस है। अगर डिफरेंस की बात करें कि डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर और आरएनए के केमिकल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या होगा कि जो शर्करा वाला पार्ट है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा थी, यहां सिर्फ राइबोज शर्करा है। नाइट्रोजनी क्षार में प्यूरिन्स सेम है और प्रिमिडिन्स में थाइमिन की जगह यूरेसिल है और फॉस्फेट समूह एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जो आरएनए होता है वो एक रेखीय संरचना है, यानी कि यह रेखीय संरचना होती है। डीएनए द्विकुंडलित संरचना थी और ये एक रेखीय संरचना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आरएनए की भौतिक संरचना। आरएनए की भौतिक संरचना। अब अगर हम भौतिक संरचना की बात करें तो इसमें एक पॉइंट हमने अभी लिखा है कि ये रेखीय तंतु होते हैं या फाइबर्स हैं जो एक रेखीय संरचना होती है, कि रेखा की अवस्था में होते हैं, सिंगल लाइन की फॉर्म में होते हैं, या ये लाइंड फाइबर्स हम बोल सकते हैं इन्हें। नेक्स्ट अगर इसमें हम बात करें तो फिजिकल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालिए आरएनए के प्रकार। अब इसमें अगर बात करें तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें एमआरएनए, सेकंड आरआरएनए और थर्ड टीआरएनए। 3 टाइप है। तीनों के एक डायग्राम के थ्रू फंक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अभी बताया कि आरएनए
कोशिका में अवेलेबल होते हैं और कोशिका में सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए पाया जाता है और यह डीएनए बाहर की तरफ एक मैसेज भेजता है कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होना चाहिए। तो वो जो मैसेज लेकर आएगा वो होता है एमआरएनए, यानी कि एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए भी कह सकते हैं या इसे हम मैसेंजर की जगह संदेशवाहक आरएनए कह सकते हैं। अब इसके अलावा जब मैसेंजर आरएनए ये इंफॉर्मेशन या ये मैसेज बाहर लेकर आता है तो उसके अलावा जो आरएनए है वो राइबोसोम्स के साथ मिलकर प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। प्रोटीन किसके बने हुए होंगे? अमीनो एसिड के, यानी कि पहले अमीनो एसिड्स का निर्माण या सिंथेसाइजेशन करना होगा। उसके बाद में जब यहां सिंथेसाइजेशन हो गया, अब इसके बाद में जो प्रोटीन्स बन गए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करेगा टीआरएनए, इनकी टी से ट्रांसफर। या इसके लिए अगर बात करें तो जो आरएनए था वो राइबोसोम्स के साथ मिलकर प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, तो यह राइबोसोमल आरएनए कहलाता है। तो यह कहलाया हमारा संदेशवाहक या मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, या इसे दूत आरएनए भी कहते हैं। इसके अलावा ने बताया कि मैसेज आने के बाद में आरएनए प्रोटीन निर्माण के कार्य में सहायता करते हैं, किसके साथ मिलकर? राइबोसोम्स के साथ। तो यह कहलाता है राइबोसोमल आरएनए। अब इसके बाद अगर हम बात करें टीआरएनए की, तो यह प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, तो यह कहलाएगा ट्रांसफर आरएनए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए एमआरएनए। अब इसके बारे में अभी बताया कि यह मैसेज लेके आने का काम करता है और इसे जैकब व मोनेड ने एमआरएनए कहा था। लिखिए कि इसे जैकब व मोनेड ने एमआरएनए कहा क्योंकि यह केंद्रक यानी न्यूक्लियस से प्रोटीन निर्माण की सूचना कोशिका द्रव में लेकर आता है। कोशिका द्रव में इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है, इसीलिए इसे मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए का। अब अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो इसकी क्वांटिटी सबसे कम होती है। तो कितनी क्वांटिटी होती है इसकी? इसकी मात्रा लगभग 5% होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड है हमारा आरएनए या राइबोसोमल आरएनए हम कह सकते हैं। तो यह कोशिका द्रव में यानी कि साइटोप्लाज्म में
राइबोसोम्स के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। यह कोशिका द्रव में राइबोसोम्स के साथ मिलकर प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। इसलिए इसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। नेक्स्ट, इसकी अगर क्वांटिटी की बात करें तो सबसे कम कौन सा पाया जाता है? एमआरएनए। और अगर सबसे अधिक की बात करें तो आरआरएनए पाया जाता है। इसकी मात्रा लगभग 80% होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम टीआरएनए की। हेडिंग डालिए टीआरएनए। अब टीआरएनए की बात करें तो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड को पहचान कर यह अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। तो लिखिए प्रोटीन निर्माण के लिए बने अमीनो अम्ल को पहचान कर अन्यत्र या दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका दूसरा नाम टीआरएनए का होता है सोल्यूबल आरएनए या विलेयशील आरएनए, या इसे हम सुपरनेटेंट आरएनए भी कहते हैं या एडेप्टर आरएनए भी कह सकते हैं। तो लिखिए यह या इसे सोल्यूबल आरएनए या विलेयशील या सुपरनेटेंट आरएनए या एडोप्टर आरएनए भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो टीआरएनए की शेप होती है वो लॉन्ग, जो क्लोव होती है उसके आकार की होती है। इस प्रकार की इसकी शेप होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें कि टीआरएनए की जो संरचना है वो क्लोव के समान होती है। कि टी आरएनए की संरचना लॉन्ग यानी क्लोव के समान होती है। और जो इसकी शेप या इसका जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, इसके बारे में क्लोवर लीफ मॉडल के द्वारा बताया गया था कि इसकी संरचना
के बारे में क्लोवर लीफ मॉडल के द्वारा बताया गया कि इसका जो स्ट्रक्चर था वो क्लोवर लीफ मॉडल के द्वारा बताया गया था। स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्लोव यानी कि लौंग के आकार का होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन निर्माण का केंद्रीय सिद्धांत, या जिसे हम सेंट्रल डोगमा के नाम से भी जानते हैं। तो हेडिंग डालिए प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत या सेंट्रल डोगमा, या जिसे हम हिंदी में सेंट्रल डोगमा एज इट इज लिख सकते हैं। होता क्या है ये वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटीन के निर्माण के लिए इंफॉर्मेशन जनरेट करता है वो करता है डीएनए। उसके बाद में उस इंफॉर्मेशन को आरएनए लेकर जाएगा और फिर इसके बाद निर्माण होता है किसका? प्रोटीन का। ये एग्जैक्ट सीक्वेंस होता है और यही प्रोटीन का केंद्रीय सिद्धांत है संश्लेषण का, या सेंट्रल डोगमा जिसे हम कहते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि डीएनए से आरएनए जब बना तो इस एग्जैक्ट कंडीशन को या प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या जिसे हम अनुलेखन भी लिख सकते हैं। जब आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा तो जो ट्रांसक्रिप्शन है यह कन्वर्ट हो जाता है ट्रांसलेशन में, या जिसे हम अनुवादन लिख सकते हैं। तो बहुत बार हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। अब इसी में जो ये सिद्धांत था ये क्रीक ने दिया था कि सेंट्रल डोगमा जो सिद्धांत था वो किसने दिया? यह सिद्धांत क्रीक ने दिया। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो वायरस होते हैं उनमें या तो डीएनए पाया जाता है या आरएनए पाया जाता है। तो अगर डीएनए उपस्थित है तो सेम यही सेंट्रल डोगमा या केंद्रीय सिद्धांत वर्क करता है। लेकिन अगर उनमें आरएनए पाया जाता है तो एक स्टेप और इंक्रीज हो जाता है उसमें। और लिखिए कि वे वायरस जिनमें आरएनए पाया जाता है। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें आरएनए उपस्थित था, उसके बाद डीएनए बनेगा आरएनए से, फिर इसके बाद एमआरएनए, और फिर इसके बाद प्रोटीन। अब अगर इसमें हम एग्जैक्ट नेम के थ्रू बात करें तो डीएनए से आरएनए क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, और ये ट्रांसलेशन। लेकिन डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन ये रिवर्स हो जाए कि आरएनए से डीएनए बने तो यह कहलाता है
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और सिर्फ यही एक स्टेप इंक्रीज होता है किनमें, उन वायरस में जिनमें आरएनए पाया जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखते हैं। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है इसके बारे में बताया किसने, तो इसके बारे में टेमिन और बाल्टीमोर ने बताया था, जिसे हम टोमिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो पॉइंट लिखिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में किसने बताया था, टोमिन और बाल्टीमोर ने। टोमिन और बाल्टीमोर ने बताया इसलिए इसे टोमिनिज्म भी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जिन वायरस में आरएनए पाया जाता है, रस में आरएनए पाया जाता है, वे रेट्रोवायरस कहलाते हैं। जैसे एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या पोलियो, या कोरोना। इस प्रकार के जो वायरस हैं वो रेट्रोवायरस कहलाते हैं, जिनमें अनुवांशिक पदार्थ या जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए की जगह है आरएनए पाया जाता है। तो ये था हमारा जेनेटिक्स का टॉपिक आरएनए जो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारी बायोलॉजी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आज ही आए हो, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं सारी, और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।